हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का हमारा ये सेशन इकोनॉमी सर्वे बिहार 2021-22 को लेके है। बिहार जो इकोनॉमी सर्वे हमारा 21-22 है उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखने वाले हैं आज के वीडियो में। डिटेल में कवर नहीं करेंगे क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय है नहीं एग्जाम के लिए, 4 से 5 दिन ही बचा है आपके लिए। तो इसको हम क्विक रिवीजन करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है उनको कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसको ही हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं और बाकी फालतू चीजों को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ऐसे इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत आप 450 पेज में देखिएगा होगा, तो उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है पूरा, लेकिन हम चीजों को समझ लेंगे जो भी हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा, फिर तुरंत आपको फॉरेस्ट जो आपका सर्वे आया है वो आपको करवा देंगे, तो जो भी चीजें रहेगा आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कस किया, बहुत सारा मैंने आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करवाया है, बहुत सारा आपको मैंने वीडियोस करवाया है जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सफिशिएंट था। अगर आप लोग अच्छे तरीके से कवर किया होगा, हम लोगों ने चलाया 70 डेज प्रोग्राम भी चलाया कि इस तरह से कैसे करना है, तो आप लोगों जो भी शुरुआत से जुड़े होंगे उनको बहुत फायदा मिला भी होगा। ठीक है, अब एग्जाम में आपको जाकर बस पढ़ना है। अब देखिए जो क्विक रिवीजन है इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? सबसे पहले बात, इकोनॉमिक सर्वे होता है हमारा, इस सवाल से ये भी आ सकता है, तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? रिपोर्ट कार्ड ऑफ इकोनॉमी। रिपोर्ट कार्ड क्या होता है? जब हम एग्जाम देते हैं तो मतलब पिछले साल का। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे 21-22 लिखा है, इस पे मत जाइए। ऐसा नहीं कि 21-22 लिखा तो 21-22 के डाटा को बताए, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक सर्वे हमारे पेश किया गया 25 फरवरी 2022 को। 25 फरवरी 2022 को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया और ये 16th इकोनॉमिक सर्वे कितना है? 16वां इकोनॉमिक सर्वे है। तो 25 फरवरी 2022 को 16वां इकोनॉमिक सर्वे ताराकिशोर प्रसाद जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा पेश किया गया। इस इकोनॉमिक सर्वे में 13 चैप्टर है, यहां से चीजें। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे क्या बताता है, ये 25 फरवरी 2022 को अगर पेश किया गया है तो ये तो 21-22 का फाइनेंशियल ईयर चल ही रहा है, तो 21-22 के बारे में नहीं बताया। कब बताएगा? तो 2020 और 21 के बारे में बताएगा। जो भी डाटा देखेंगे, जो भी चीजें पढ़ेंगे 20-21 के बारे में पढ़ेंगे। ओके, रिपोर्ट कार्ड है, क्या हमारा इकोनॉमी परफॉर्म किया, क्या हमारा हर एक क्षेत्र कैसे किस तरह से परफॉर्म किया, किसमें की वृद्धि हुई, किसमें क्या कमी हुई, सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जीएसडीपी ग्रोथ। जो जीएसडीपी ग्रोथ हमारा बिहार का है वो 2.5% रहा है 20-21 में। जो नेशनल एवरेज जो हमारा राष्ट्रीय मींस की जो हमारा भारत का जो हमारा जीएसडीपी ग्रोथ है 20-21 में वो 7.5% देख सकते हैं नीचे की ओर, मींस की कमा है। 7.5% से गिरा है जीएसडीपी ग्रोथ, लेकिन बिहार 2.5% से बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं बिहार नेशनल एवरेज से अच्छा है यहाँ पे। फिर जीएसडीपी की बात करेंगे कितना है अमाउंट में, तो 618.63 करोड़ पूरे बिहार का जीएसडीपी करेंट प्राइस पे। करेंट प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, मैंने अच्छे तरीके से कवर करवाया। करेंट प्राइस में तो अभी का जो मूल है। जीएसडीपी क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज। जो गुड एंड सर्विसेज एक स्टेट के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके वैल्यूज होते हैं, उसे फाइनल वैल्यूज होता है। तो अभी करेंट प्राइस पे क्या चल रहा है? तो करेंट प्राइस पे हमेशा जो भी आप देखेंगे, जीएसडीपी देख लीजिए, एनएसडीपी देख लीजिए, पर कैपिटा देख लीजिए, तो करेंट प्राइस पे हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट प्राइस होता है कि एक बेस ईयर लेते हैं 11-12, जो ऐसा साल लेते हैं जिस साल में कोई फ्लक्चुएशन हो, कोई किसी तरह का पैंडेमिक, कोई तरह की एपिडेमिक, कोई तरह का डिजास्टर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसमें प्राइस जो है काफी ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं, उस टाइम को लेते हैं और उसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं। तो कांस्टेंट प्राइस जो है 419.88 करोड़ है। ये 1000 करोड़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1000 करोड़, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो यहां तक चीजों को समझ रहे हैं। जीएसडीपी टोटल बिहार का क्या है और जीएसडीपी करेंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे क्या है बिहार का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एनएसडीपी मींस की जो शुद्ध होता है हमारा, ठीक है, एनएसडीपी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो आप हमेशा कम होगा। ये ग्रोस है ना, ये नेट है, तो ग्रोस से नेट हमेशा कम होगा। तो 566.47 डाटा कैसे भी याद रखिए, आपको याद रखना। ठीक है, और 379.55 करोड़ है ये हमारा कांस्टेंट प्राइस पे। ठीक है, पर कैपिटा जीएसडीपी की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें, पर कैपिटा जीएसडीपी की बात करेंगे तो हमारा देख सकते हैं कितना है, 50,555 करेंट प्राइस पे। ये पर कैपिटा जीएसडीपी है, पर कैपिटा इनकम है हमारे बिहार का। कब? करेंट प्राइस पे। लेकिन जब आपको बेस ईयर पूछे तो कम हो जाए, 11-12 के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 34,314 करोड़। अब 50-55 तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, सिंपल देखिएगा डाटा ऐसे आ जाएगा समझ में। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब सबसे ज्यादा जो जीएसडीपी है वो किस पर कैपिटा इनकम किस आपके डिस्ट्रिक्ट का है? तो पटना, हमेशा पटना आगे रहता है, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर। मैंने दो डाटा यहाँ रखा, पटना 1.31 लाख, देख रहे हैं, 1.31 लाख करोड़, सॉरी 1.3 लाख नॉट करोड़, सॉरी 1.31 लाख रुपया प्रति व्यक्ति आय वहां पे है, मीन 1,31,000 और 51,000 कहने का 0.51 लाख जो है बेगूसराय का है। फिर आपका मुंगेर आ जाएगा।
सबसे कम में आपका शिवहर, अररिया, फिर उसके बाद सीतामढ़ी आएगा। देख सकते हैं कि लगभग 7 गुना ज्यादा है पटना शिवहर से, इतना डिफरेंस है, सबसे 7 गुना ज्यादा है आपका शिवहर से पटना का। तो इस बात को 7 टाइम्स लिखा गया इकोनॉमिक सर्वे में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जिक्र किया। तो सबसे 3 गरीब पूछ देगा या 3 पोरेस्ट पूछ देगा तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर। 3 आपका सबसे पोरेस्ट पूछ देगा, मैं सबसे इंपॉवरिश्ड पूछेगा गरीब में, तो शिवहर, अररिया एंड सीतामढ़ी, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे शेयर इन जीएसडीपी। अब जो जीएसडीपी होता है, मतलब जो भी आपका जीएसडीपी कैलकुलेट करते हैं इतना रुपया आया, तो तीनों सेक्टर से आएगा, प्राइमरी से आएगा, सेकेंडरी से आएगा, मींस ठीक है, प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया और तृतीय क्षेत्र, तीनों से आएगा। तो तीनों से क्या शेयर है, तो प्राइमरी से बेसिकली ज्यादा नहीं है, 19.2% का शेयर होता है। ठीक है, ये जो पूरा 618 देखें उसमें 19% क्या है, प्राइमरी का शेयर है। ठीक है, जो कृषि है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं, उसमें फिशरीज, सारी चीजें होंगे। और इसमें हमें 2.3% का ग्रोथ देखने को मिला। कितना परसेंट का, 2.3% का ग्रोथ देखने को मिला है 16-17 से। अगर चेक करेंगे हम 2020-21 तक, 2016-17 से 2020-21 के बीच में डाटा देखेंगे तो 2.3% का ग्रोथ देखने को मिला है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। हम ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं करेंगे 2.3% का शेयर है, शेयर कितना है, 19.2%। समझ रहे बात को। सेकेंडरी में शेयर 19% का है और ग्रोथ कितना है, 4.8% का। सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको टर्शियरी में देखने को मिलेगा 8.5% का, और सबसे ज्यादा शेयर भी टर्शियरी सेक्टर को देखने को मिलेगा, सेवा क्षेत्र जो है उसके अंदर 61.2%। ओके, 61.2% आपको टर्शियरी सेक्टर में देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कौन ज्यादा है, किसका शेयर ज्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे चलेंगे, इन्फ्लेशन रेट जो हमारा है ग्रामीण क्षेत्र में 2.8% है, अर्बन क्षेत्र में 4.9 है, ओवरऑल 3.1 है। ये आपका क्या है, इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट देखिए अगर हम बात करें अर्बन में है जो इंडिया से ज्यादा है, इंडिया से ज्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई आपको देखने को मिलेगा बिहार के शहरों में। पूरी इंडिया का अगर एवरेज की बात करेंगे तो ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया, तो ये इंडिया का भी जब हम इन्फ्लेशन रेट देखते हैं तो इंडिया का जो अर्बन वाला है उससे ज्यादा आपका बिहार में अर्बन, लेकिन रूरल में सही है तो इंडिया से कम है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ये डाटा कब का, सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक के डाटा को कवर किया गया है। इन्फ्लेशन रेट की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट की मैं बात कर रहा हूं। ओके, समझ रहे बात को। ये देखिए यहां पे कह रहा है ये जो स्टेट का फाइनेंस क्या है, तो स्टेट के फाइनेंस में हम बात करेंगे 13.4% की आपको वृद्धि देखने को मिली है, 13.4% की वृद्धि देखने को मिली है, मतलब 13.4% ज्यादा खर्चा कर रही है स्टेट, हम मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में। अब देखिए 13.4% की वृद्धि क्या, हमेशा देखते हैं बजट जब भी आता था बजट आपका बढ़ के आ रहा है ना। पिछला साल बजट 2,18,303 करोड़ था, इस बार 2,47,000 समथिंग आपका है। ओके, तो इस तरह से हमेशा आपका बजट बढ़ते जा रहा है, तो खर्चा भी बढ़ते जा रहा। तो ये हमने 20-21 में इतना रुपया प्राप्त किया था, ये सारा रिसीट है। ठीक है, और हमने इतना रुपया खर्चा किया था, देख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, समझ में, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए योगदान देखेंगे एग्रीकल्चर और बढ़ोतरी देखेंगे तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में देख सकते हैं 2.1% हमारा है। ओके, लाइव स्टॉक में 10% हमारा है और फिशरीज में 7% हमारा है। ठीक है, ये हम चीजों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये सवाल सीधे सीधे आ सकता है कि एग्रीकल्चर मतलब कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र जो है उसमें कितने परसेंट की योगदान, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 2.1% का। फिशरीज की बात करें मत्स्य में 7% का, और पशुधन मींस लाइव स्टॉक में 10% की वृद्धि देखने को मिली है। मतलब पिछले साल के मुकाबले में इतना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उनके प्रोडक्शन में। ओके, तो आप यहाँ पे याद रहेगा लाइव स्टॉक 10%, फिशरी 7%, एग्रीकल्चर एंड लाइव सेक्टर 2.1%। ये सारे प्राइमरी के अंदर आता है। ठीक है, पूरे ओवरऑल प्राइमरी में कितना आ रहा, पूरे प्राइमरी सेक्टर में ओवरऑल कितना परसेंट की बढ़ोतरी आ रही है, 2.3% का। ओके, सेकेंडरी में 4.8, टर्शियरी में 8.5, ये ध्यान रखिएगा। ओवरऑल शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन जीएसबी। ठीक है, ग्रोस वैल्यू जो ग्रोथ स्टेट जो वैल्यू एडिशन जो एडेड होता है उसमें अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर और कृषि और संबंध क्षेत्र से 19% का योगदान होता है। ओके, अब देखिए फूड ग्रेन प्रोडक्शन में रिकॉर्ड कायम किया है, 17.95 लाख टन का उत्पादन किया है। उसमें देखेंगे तो राइस में 9.6% की वृद्धि और मक्का उत्पादन में 5% की वृद्धि देखने को मिलती है। कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को 5 बार मिला 2012 से। तो ये सवाल पूछता है कि कितने बार अभी तक मिला है सिंस 2012, तो 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, क्योंकि अच्छा काम कर रही है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। ओके, 13 डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया है, कितना
13 डिस्ट्रिक्ट्स में, बिहार के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी नहीं होगा और ऑर्गेनिक मतलब कहने का कृषि होगा 13 डिस्ट्रिक्ट्स में। एक ऐप बनाया गया बिहान ऐप, जो डिजिटल फार्मर सर्विसेज को अभी सही तरीके से, अभी तो ये जो ऐप है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वर्क कर रही है, अभी ये पूरे फार्मर को नहीं मिला, लेकिन ये एक बिहान ऐप लॉन्च किया गया है फार्मर सर्विसेज को डिजिटल बनाने के लिए। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, जो भी चीजें इसमें सारा महत्वपूर्ण है। देखिए ग्रोस क्रॉप एरिया की बात करेंगे, ठीक है, कितने एरिया में फसल होता है, तो 72.97 लाख हेक्टेयर में। और अगर आपको अगर हम बात करें फसल सघनता की बात करें तो 144% फसल सघनता, 144% फसल सघनता। और ग्रोस क्रॉप एरिया की बात कर दे, ठीक है, मतलब इसके हम बोल सकते हैं, हम फसल क्षेत्र बोल सकते हैं, ठीक है, तो 72.97 लाख हेक्टेयर। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें बिहार में जो एक्टिव इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो इथेनॉल प्रोडक्शन, जो आप देख सकते हैं इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी अपनाने वाला पहला राज्य बना बिहार। तो इथेनॉल को लेके, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेके और रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, ये तीनों के लिए एक्टिव इंडस्ट्री है बिहार, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम गेहूं के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा रोहतास है, फिर मुजफ्फरपुर है, फिर भोजपुर है। ये गेहूं उत्पादन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन यही गेहूं की उत्पादकता की बात करें, प्रति हेक्टेयर की बात करें तो अलग हो जाएगा, बेगूसराय, महाराष्ट्र और रोहतास। सबसे ज्यादा गेहूं रोहतास में होगा, लेकिन 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा होगा वो बेगूसराय में होगा। सर बात को पूरी तरह से चावल सबसे ज्यादा रोहतास में होगा, लेकिन 1 हेक्टेयर में पूछेगा चावल से ज्यादा कहां पे होगा, तो पश्चिमी चंपारण में होगा। ओके, तो रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, ये चावल उत्पादन के अग्रणी आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उत्पादकता की बात करें तो वेस्ट चंपारण, रोहतास एंड और आपका औरंगाबाद। आपका शुगर केन में वेस्ट चंपारण लगभग 50% से अबव आपका पूरी जो शुगर केन का उत्पादन करता है वो वेस्ट चंपारण ही करता है, ठीक है। उसका गोपालगंज एंड देन ईस्ट चंपारण, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो है कि कितने लोगों में कितने लोग, ये रेशियो क्या होता है, अगर 100 लोग हैं, अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में कितने लोग वर्किंग करते हैं, काम कर रहे हैं, और बाकी कितने लोग ऐसे बैठे रहते हैं। तो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो अगर हम बात करेंगे बिहार के ऐसे राज्य की बात करेंगे तो आप देखते हैं कि ज्यादातर बिहार राज्य में अगर आप देखिए घर में एक कमाने वाले हैं तो 4-5 लोग में तो खाने वाले हैं, तो इसमें कि सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं वर्किंग में। तो अब वर्किंग पॉपुलेशन अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में तो मेल का 75.4% है, जो पूरे इंडिया के एवरेज से 6.5% कम है, ठीक है, पूरे इंडिया के एवरेज से 6.5% कम है। ओके, अब इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे देखेगा तो यहाँ पे सब कुछ सारे चीज देखने को मिलेगा। अर्बन की बात करेंगे तो 73.1% अब इंडिया का आपको पढ़ना है क्यूक रिवीजन, तो आप इकोनॉमिक सर्वे अगर आप सर्च करें गूगल पे यूनियन इकोनॉमी सर्वे, तो वहां पे आपको एक हाईलाइट करके मिल जाएगा, उसमें सारा चीज आपको डाटा देखने को मिल जाएगा। 4 से 5 पेज में पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, पूरे फिगर वाइज। अर्बन में 73.1% देख सकते हैं कि मतलब कम है आपका देखने को मिलेगा। वर्किंग पॉपुलेशन जो रेशियो है वो 8.5% रेस है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सारे कृषि से जुड़े होते हैं, घर में सब लोग जुड़े होते हैं, लेकिन अर्बन में देखिए कि एक ही कमाने वाले हैं तो वही काम हो रहा है। लेकिन यही महिला में देखिए बहुत कम है, सबसे कम है जो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो 9 पॉइंट, अगर 100 में से मात्र 10 लगभग 10 महिलाएं हैं जो काम करती हैं, बाकी 90 महिलाएं नहीं। अब धीरे धीरे देखिए कि इन द फील्ड ऑफ डिफेंस में नहीं बोल सकते आप, पुलिस वाले विभाग में, पुलिस में बहुत ज्यादा महिलाएं गई हैं, सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी है तो बिहार में है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डिपेंडेंसी रेशियो की बात कर रहा है तो 62% हाईएस्ट इन इंडिया। डिपेंडेंसी रेशियो वही सेम चीज, निर्भरता, अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में 62% जो पॉपुलेशन है वो 48 लोग कमा रहे हैं, ठीक है, 38 लोग कमा रहे हैं बिहार में और 62 लोग उस पर निर्भर है। तो ये डिपेंडेंसी रेशियो था, इसलिए डिपेंडेंसी रेशियो इतना ज्यादा है क्योंकि बिहार में अगर हम बात करेंगे चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 46% चिल्ड्रन है, तो डिपेंडेंसी रेशियो तो बढ़ेगा ही भैया, ठीक है, तो ये देख सकते हैं। ओके, और देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए, बेरोजगारी रेट देखिए, अर्बन क्षेत्र में 8.9% है मेल के लिए और 12.6% है मेल के लिए, जो कि इसमें देखिएगा कि आपका, ठीक है, हाँ, तो अर्बन में 8.9% फॉर मेल एम्प्लॉयमेंट रेट है और 12.6% फॉर फीमेल है। ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा उपभोग है 350 किलोवाट पर केवीएच है, ध्यान रखिएगा। और 203 के था 2000, मतलब 6 साल में कितना परसेंट बढ़ गया, लगभग आप देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा 50% से एबव हो जाएगा, ठीक है, 50% से एबव हो जाएगा, ठीक है, लगभग 75% बढ़ा है आपका ऊर्जा उपभोग। 350 kWh ये पूछेगा, ध्यान में रखिएगा,
सबसे ज्यादा शहरीकरण की बात करेंगे तो 2011 में बिहार में शहरीकरण का दर 11.3% था इस जनगणना के कारण। लेकिन अब देखिए प्रेजेंट लेवल बहुत ज्यादा, बहुत सारे योजनाएं आए, बहुत सारा इस पे काम कर रहे हैं सरकार, तो 15.3% का शहरीकरण देखने को मिलेगा। और उसमें मात्र एक ऐसा आपका पटना ही है जिसको आपको शहरीकरण 44.3% देखने को मिलेगा, और बाकी जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है उसमें शहरीकरण 20% के आसपास है। तो शहरीकरण सबसे कम है बिहार में पूरा ओवरऑल इंडिया की अगर बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। उसमें देखिए आपके अर्बन बॉडीज जो है, नगर निकाय की संख्या 262 है, कहीं के 252 मिलता है, लेकिन लेटेस्ट डाटा मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की संख्या 89 है, और म्युनिसिपल काउंसिल की संख्या, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम की संख्या 19 है, पहले 18 था, सहरसा एक और जुड़ा है नया में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, ये डाटा आपको उतना ज्यादा ये मतलब इस पे आपको परेशान नहीं होना है, एक बार आप फिर से नेट रिसर्च करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब सड़क में देखिए, सड़क, बिजली, पानी, ये तीनों में बहुत अच्छा बिहार परफॉर्म कर रही है, आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए। तो रोड में अगर हम बात करेंगे तो 1000 किलोमीटर में कितना रोड बना है, उसमें सबसे टॉप पे केरला है, वेस्ट बंगाल, और बिहार तीसरे नंबर पे आता है। मतलब आप कह सकते हैं कि सड़क के घनत्व में 1000 किलोमीटर के अगर एरिया ट्रेवल करते हैं, ओके, तो उसमें कितना रोड बना है, सबसे ज्यादा रोड केरला में है, फिर वेस्ट बंगाल में है, फिर आपका बिहार में, ठीक है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक, सॉरी 1000 स्क्वायर किलोमीटर होगा। देखिए बिहार का डेंसिटी जो है 3000 किलोमीटर बना है रोड, 3086 किलोमीटर रोड बना है 1000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र के एरिया में। मतलब आप 1000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र के एरिया में आप देखिएगा तो 3000 किलोमीटर का रेड का मतलब रोड का जाल बिछा हुआ है, इसलिए तीसरा नंबर पे आता है आपका रोड के मामले में, प्रति 1000 स्क्वायर किलोमीटर के मामले में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे तो 69.1% है, जो आपके जीवन प्रत्याशा है वो 69.1% है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे तो नेशनल सैंपल स्टेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग में 29 डेथ होता है प्रति 1000 लाइव बर्थ, जो कि नेशनल एवरेज से कम है। नेशनल एवरेज में 30 है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लेकिन हमारा बिहार का 29 है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जिसको मैंने यहाँ पे छोड़ा, सब कुछ मैंने कवर करवा दिया है। तो आराम से आप एग्जाम दीजिए और इस ज्यादा परेशान नहीं होना। इकोनॉमी सर्वे में इतना सफिशियंट है, इतना इकोनॉमी सर्वे में सफिशियंट है। बजट में करवा दिया हूं पूरे अच्छे तरह से, यूनियन बजट हो, इकोनॉमी बजट, आपका बिहार बजट हो, अच्छे तरीके से एमसीक्यू भी करवाया, थ्योरी भी करवाया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फॉरेस्ट सर्वे की बात करेंगे। फॉरेस्ट सर्वे उससे हम देखेंगे और यूनियन भारत का और बिहार का दोनों का फॉरेस्ट सर्वे को एक ही वीडियो में देखेंगे, जैसे पिछला बार हम लोगों ने देखा था, और बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।